हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जीके पीवाईक्यू पार्ट 1 का लेक्चर 18। स्टार्ट करते हैं। ये है लेक्चर 17 के क्वेश्चंस ऑफ द डे। मीर जाफ़र वॉज रेन स्टेटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर। जो मीर जाफ़र को किस वर्ष में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था? ऑप्शन हैं 1764, 1647, 1674, 1746। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नॉन एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस है पॉल क्रूगमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, जेम्स जे हैकमैन और अल्फ्रेड मार्शल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। और ये हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अगर मैक्रो के देखें तो मैक्रो के कौन है? वो हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स किसके हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। और अगर मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या है, क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो वो कौन होंगे? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स या मॉडर्न इकोनॉमिक्स कुछ भी लिखा है तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। और अगर पर्टिकुलर पूछे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन है तो वो होगा अल्फ्रेड मार्शल। और मैक्रो के पूछे हैं तो वो होंगे जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर 18 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑल्सो नॉन एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन वर्कर्स लॉस देयर करंट जॉब एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अनदर वन। कि वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको क्या कहते हैं? सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, खोज बेरोजगारी के रूप से के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब होता है? ये होता है जब कोई भी अपनी जॉब खो दे और वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा हो, उसके बीच का जो उसे अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, स्वैच्छिक बेरोजगारी, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, शास्त्रीय बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षण बेरोजगारी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसमें क्या होगा, जो अगर मतलब किसी के पास उसकी जॉब मतलब जॉब लॉस कर चुका है वो, और वो दूसरी जॉब के लिए सर्च कर रहा है, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा जब तक उसके पास जॉब नहीं होगी उसको कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और क्या है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अगर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में देखें तो इसमें क्या होता है कि ये कोई अपनी मतलब इच्छा से, जैसे मान लो अगर किसी को ज़्यादा हायर सैलरी चाहिए, ठीक है, हाई सैलरी चाहिए, वो क्या कर रहा है? उसने जॉब छोड़ दी, अपनी इच्छा से छोड़ी है। ठीक है, उसके ये नहीं है कि जॉब अवेलेबिलिटी है नहीं, उसके पास जॉब थी, उसने अपनी इच्छा से छोड़ी है वो क्यों? क्योंकि दूसरी करेगा, तो उसको कहेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट को इसको किस नाम से जाना जाता है? और इसको रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो सैलरीज वगैरह है वो अगर बढ़ जाए, ठीक है, हाई सैलरी सेट कर दी जाए, तो जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब देने वाला है, उसके पास क्या होंगे? ऑप्शंस कम होंगे, क्योंकि उसके पास अगर इतनी सैलरी है नहीं देने को, तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से आगे नोट कर देती हूँ यहाँ पे। ये क्या होगी? क्लासिकल। तो क्लासिकल को क्या कहेंगे? रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसके अंदर होगा क्या कि जो पे स्केल्स है, व्हेन पे स्केल्स बिकम्स हाई, जब पे स्केल्स क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हाई हो जाएंगी, देन जो एम्प्लॉयर है वो क्या होगा? कांट हायर मोर एम्प्लॉयज़। अगर ज़रूरत भी हुई ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की, तब भी वो उनको हायर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो एक सेट की गई है, जो स्टेट मिनिमम वेज जो स्टैंडर्ड जो सेट किया है, वो उसके पास उतने लोगों को देने के लिए है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? डिस्गाइज्ड। तो डिस्गाइज्ड के अंदर क्या होता है? इसमें होता है कि लोग हमें मतलब एम्प्लॉय जैसे ऐसे लग रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, बट उनके पास एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। और उनका जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी मतलब जो प्रोडक्शन होता है उसमें उनका जो इनपुट होता है वो एक तरीके से जीरो ही होता है। अगर उनको हटा भी दी जाए तो भी उनका जो प्रोडक्शन होगा वो उतना ही रहना है। तो व्हेन सम पीपल सीम टू बी एम्प्लॉयड,
मतलब जब लोग क्या लगे कि ऐसे लगे कि वो एम्प्लॉय है बट इन एक्चुअल देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी उनकी वो क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हम अगर देखें एग्रीकल्चर कि मान लो कोई फैमिली है, फार्मर फैमिली, और उसमें अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अगर 3 लोगों की ही ज़रूरत है और वो पूरा घर उनका अगर 6 लोग है और 6 लोग उसी में लगे हुए हैं तो भी उनका प्रोडक्शन उतना ही होना है, और अगर वो 3 लोग काम करेंगे तब भी उनका उतना ही होना है। तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो क्या होंगे, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा उनके पास। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और जो अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं उनके टाइप देखें तो उसमें क्या होगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिग्री होल्डर्स मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास डिग्री वगैरह है पर उनके पास क्या है, जॉब नहीं है, डिग्री होल्डर्स। ठीक है, डोंट हैव जॉब। और ये ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा अर्बन एरियाज़ में। इसके अलावा अगर और देखें तो साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट पूरा लिख लेना। ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि जो फ्लैक्चुएशंस होता है बिजनेस साइकिल वगैरह में उसकी वजह से जो जैसे कोई किसी का बिजनेस है और अगर उसमें उसके क्या हुआ है, घाटा लग रहा है, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल देगा। तो उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू फ्लैक्चुएशंस इन बिजनेस साइकिल, इन बिजनेस साइकिल। ठीक है, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट डिक्रीज व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेज। ठीक है, इसके अलावा और अगर देखें तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं और जो जॉब है, जो जॉब की अवेलेबिलिटी है और जो वर्कर्स हैं उनकी जो स्किल होती है उसमें मिसमैच हो रहा होता है। जैसे मान लो अगर कोई कंप्यूटर वगैरह का सेक्टर है, कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा काम है, और कोई जो जा रहे हैं उनको जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा तो उनके क्या होगा, एक तरीके से उनको अनएम्प्लॉयमेंट देने के लिए तो वो तैयार हैं पर उनको उनके पास वो स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो मिसमैच बिटवीन किसके पास, वर्कर्स एंड जॉब ऑफ अवेलेबिलिटी। जो जॉब अवेलेबल है उसमें और जो वर्कर्स है उनकी जो स्किल्स है उसमें मिसमैच हो रहा है, उसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अवेलेबिलिटी। और ये जैसे अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखें तो उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, मशीन्स वगैरह यूज़ लेते हैं। पहले जो वर्कर्स वगैरह जहाँ ज़्यादा यूज़ होते थे अब उनकी काफ़ी जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे उनकी जगह मशीन्स यूज़ करने लग गए, तो वो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उनको क्या हो गया, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इसके अलावा देखें तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल का नाम से पता लग रहा है इसमें क्या होगा, सीजन्स के अकॉर्डिंग लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो हैपन्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ऑफ द ईयर। इसमें अगर अपन अपने बीच का अगर एग्जांपल देखें वैसे कि एक तो जैसे जो दिवाली के टाइम पे जो दिया वगैरह बनाते हैं और जो फायर क्रैकर्स वगैरह बेचते हैं उनके पास उस टाइम पे ही एक दिवाली होती है जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होता है। उसके अलावा उनको या तो कुछ और करना पड़ेगा या बिना एम्प्लॉयमेंट के रहना पड़ेगा। और जो जैसे शादियों का सीज़न चलता है तो उसके अंदर देखें तो फोटोग्राफर्स के पास क्या है, अगर शादियों का सीज़न है तो उनको मतलब
वो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। इसके अलावा अगर जैसे कोई जो रिजॉर्ट्स वगैरह होते हैं, तो अगर वो किसी पर्टिकुलर थीम पे होते हैं, अगर जैसे विंटर थीम पे हैं, तो उनको किस टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ओनली विंटर में ही मिलेगा। तो ये सीजन के अकॉर्डिंग चलता है। एग्रीकल्चर में अगर देखें तो रबी और जो खरीफ फसल्स होती है, उनमें अगर कोई खरीफ कर रहा है तो वो रबी के टाइम पे क्या होगा, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। तो ये हैं सारे अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये फ्रिक्शनल, वॉलेंट्री, क्लासिकल, डिस्गाइज्ड, ये देख लिया हमने। इसके अलावा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं, महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है सदानंद वसंत दत्ते, राजीव रघुवंशी, नलिन प्रभात, दिनकर गुप्ता। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सदानंद वसंत दत्ते। और इसको याद कैसे करेंगे हम, इसको याद करेंगे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इससे रिलेट करेंगे हम सदा। सदा और जो दत्ते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ो डटे हुए। मतलब जो जो वसंत साहब हैं ये क्या हुए कि सदा सदा ही डटे रहे, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सदा ही डटे रहे, इसलिए इनको फाइनली जाके क्या बना दिया है, डीजी बना दिया है। ठीक है, ये डटे रहे, हटे नहीं, तो इस वजह से इनको फाइनली डीजी की पोस्ट मिल गई है। जो राजीव रघुवंशी है ये हमने देखे थे, ये क्या है, ये है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, DCGI है ये। और इनको हमने कैसे याद किया था, रघुवंशी, रघुवंशी मतलब जो राम के वंशज है, तो वो क्या करेंगे, जो ड्रग वगैरह है वो थोड़ी यूज़ करेंगे, तो उनको वो कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, तो मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हो गए ये। नलिन प्रभात, इनको भी हमने पढ़ा है। नलिन प्रभात ये क्या है, ये थे जो डीजी हैं किसके, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG के डीजी थे। तो इनको कैसे याद किया था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी जो गार्ड है वो क्या करता है, सुबह से शाम, तो ये प्रभात, प्रभात मीन्स क्या होता है, सुबह, तो सुबह से शाम क्या करता है, सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। ठीक है, और ये हैं दिनकर गुप्ता जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पहले डीजी थे, और अब इनको किसने रिप्लेस किया है, जो सदानंद वसंत दत्ते हैं, इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज एट एपिलियन 2 वीक्स आफ्टर द इन डैश इन द नदर्न हेमिस्फीयर। जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट में जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो किसके बाद, 2 वीक बाद किस में होगी, मतलब उस पर क्या होगा, एपिलियन होगा। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा उस टाइम पे, एपिलियन। तो एपिलियन अगर देखें तो एपिलियन क्या होता है, ये होता है फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन। जो अर्थ की डिस्टेंस है, अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम सन, मतलब सन से जो डिस्टेंस है, ये जो ये सन हो गया और ये अर्थ होगी, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगी, तो जो ये डिस्टेंस होगी जो सबसे दूर होगी उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एपिलियन। और जो पास की डिस्टेंस होगी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पेरिलियन, पेरिलियन। ठीक है, तो एपिलियन, एपिलियन कब होता है, ये होता है 4 जुलाई को। और इसकी अगर डिस्टेंस अगर देखें इन अर्थ और सन के बीच में, तो वो होगी 152 मिलियन किलोमीटर। तो इनको याद कैसे करना है, पेरिलियन से करो पास, पास से हो गया पास, और ये हो 4 जुलाई, तो पास में मतलब पहले जो होगा तो वो हो जाएगा 3 जनवरी। तो ये जनवरी पहले आता है जुलाई से, और ये 3 और 4, तो इनको पेरिलियन से पास, पास में होगी डिस्टेंस, तो इनकी डिस्टेंस है 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में कि जुलाई से 2 वीक पहले, तो 2 वीक पहले जुलाई से मतलब जून में, तो इनमें से जो है वो जून में क्या आता है, तो वर्नल इक्विनॉक्स जिसको महाविषुव कहते हैं, समर सोलिस्टिस ग्रीष्म संक्रांति, ऑटमल इक्विनॉक्स मतलब शरद ऋतु विश्व, और विंटर सोलिस्टिस मतलब शीतकालीन संक्रांति। तो इसमें से क्या आता है, समर सोलिस्टिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कब होता है, ये होता है 21 जून को, जो कि 2 वीक पहले किसके, एपिलियन के 2 वीक पहले होगा समर सोलिस्टिस। ठीक है, आगे देखें तो सोलिस्टिस क्या होता है, सोलिस्टिस में जो सन है, सन की जो इक्वेटर से सबसे ज़्यादा जो एल्टीट्यूड होगा, जो साल में 2 बार जो सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड होगा इक्वेटर से, उसी को कहते हैं सोलिस्टिस। ठीक है, तो 2 डेट्स इन ए ईयर,
2 dates in a year when sun reaches greatest altitude. Greatest altitude north or south from equator. साउथ फ्रॉम इक्वेटर मतलब जो सन की रेज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ तक पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर तक पड़ेगी नॉर्थ में, फिर ये एल्टीट्यूड की तरफ वापस आने लग जाएगी और एल्टीट्यूड से वापस अगर नीचे जाएगी तो वो किसकी तरफ जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो ये हो जाएगा 21 जून समर सोलिस्टिस और ये हो जाएगा यहाँ पे 22 दिसंबर विंटर सोलिस्टिस। जब जो सन की रेज है वो कहाँ पड़ेगी, वो पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी तब क्या होगा, समर सोलिस्टिस होगा और वो कब होगा, 21 जून को होगा। तो इनको हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। समर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस कब होगा, 21 जून को होगा। जो सन रेज है वो फॉल्स वर्टिकली किस पे, ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी। और इसमें क्या होगा, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो क्या होगा, ज़्यादा हीट होगा क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में उसकी सन की रेज पड़ रही है तो मोर हीट। और जो नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट डे होगा, और उसके अगर अपोजिट देखें सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डे। अगर विंटर सोलिस्टिस देखें तो विंटर सोलिस्टिस में क्या होगा, ये होगा 22 दिसंबर को। और जो सन की रेज है वो किस पे पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो क्या होगा, ज़्यादा हीट होगा क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उस पर सन की डायरेक्ट वर्टिकली रेज पड़ रही है। और जो नदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डे। और सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा लॉन्गेस्ट डे। ठीक है, आगे देखें। इसके अलावा जो होते हैं इक्विनॉक्स, तो इक्विनॉक्स में क्या होता है, इक्विनॉक्स में होते हैं डे और नाइट इक्वल होते हैं। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स कब होते हैं, ये इसके टाइम पे जो सन की रेज होगी वो कहाँ पड़ेगी, ऑन इक्वेटर, मतलब इक्वेटर पे पड़ रही है तो दोनों साइड क्या होगा, इक्वल। तो ऑन एंटायर अर्थ मतलब पूरी अर्थ पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होंगे, इक्वल डे और इक्वल नाइट। तो ये कब कब होता है, ये होता है एक तो 21 मार्च को, जब क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर है इसमें क्या होगा, स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु होगी। और ऑटमन, ये ऑटम जो शरद ऋतु होगी वो किस में होगी, ऑटम होगी, जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर हो जाएगी ऑटम। ठीक है, और एक होगा 23 सितंबर को जब ये दिन और रात दोनों इक्वल होंगे, तो उसके टाइम पे जब ये नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, नदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा शरद ऋतु, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग ऋतु हो जाएगी, उसमें हो जाएगी बसंत ऋतु। ठीक है, ये हो गए इक्विनॉक्स, जब साल के 2 बार इक्वल डे और इक्वल नाइट होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट इनेबल्स द पार्लियामेंट टू एंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे वे कौन सा सबसे शक्तिशाली हथियार है जो संसद को कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है, मतलब जो मोस्ट पावरफुल वेपन जिससे क्या हो, जो एग्जीक्यूटिव है उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सके। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, द नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, कानून का अनुमोदन या इनकार, कन्फर्मेशन ऑफ ट्रीटीज, संधियों की पुष्टि, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, विचार विमर्श और चर्चा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका मेन अगर पावरफुल वेपन यहाँ पे देखने में पता लग रहा है क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए तो क्या हो जाता है, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाता है। तो उसकी वजह से जो ये इसको मोस्ट पावरफुल वेपन बताया है। इसमें अगर देखें तो इसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 75 हो जाएगा। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए क्या होता है, कोई भी रीज़न नहीं देना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस
मोशन में ये जब लोकसभा में पास कर रहे होते हैं तो नीड नॉट टू बी द रीजंस फॉर इट्स एडॉप्शन। मतलब इसको जब पास करते हैं, जब स्टार्टिंग में जब कोई भी अगर पास कर रहा है कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो उसके लिए कोई भी रीज़न देना ज़रूरी नहीं है कि भाई हमें आपके मतलब किस रीज़न से आप लाना चाह रहे हो। तो इसका कोई भी रीज़न देना ज़रूरी नहीं है। और ये किसके अगेंस्ट होता है? ये होता है मूव अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मेन गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट लाया जाता है। और मोस्टली कौन लाता है? जो अपोजिट, जो गवर्नमेंट की जो अपोजिट पार्टी होती है वो इसको लाती है। ठीक है। और ये इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट क्यों लाया जाता है? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हमने देखा कि ये कलेक्टिवली किसकी रिस्पॉन्सिबल होती है? ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो लोकसभा में किसके खिलाफ लाएंगे? ये लाएंगे पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ, ताकि जब अगर ये पास हो जाता है बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा के सिंपल मेजोरिटी से अगर ये पास हो जाए तो तब क्या होगा? जो पीएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही आता है और ये इसकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगी? इनको रिज़ाइन देना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी डिसॉल्व, और फिर टाटा बाय बाय इनका हो गया। ठीक है। तो इनको जो कॉन्फिडेंस है लोकसभा में, वो जो गवर्नमेंट है उनको कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज़ इनको जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो सकती है। जब तक इनके पास ये कॉन्फिडेंस होगा लोकसभा का, तब तक ही ये गवर्नमेंट बनी रहती है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ आउटर जोन ऑफ कंप्लीशन कंबशन ऑफ ए कैंडल फ्लेम। जो कैंडल फ्लेम होती है, मोमबत्ती की लो, वो जब जलती है तो उसकी बाहरी क्षेत्र का जो रंग है वो क्या होता है? येलो, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू। तो ये होता है ब्लू कलर, जो कि सबसे गर्म होता है, सबसे हॉटेस्ट, जो हमें अलग ही करंट लग जाता है अगर उसके उंगली पास में जाए तो। ठीक है। यहाँ पे हम देखें, ये है मोमबत्ती। तो इसके जो सबसे इनर जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वो अनब्रंट वैक्स होती है, जो कि जलती नहीं है। इसके बाद है जो इसका जो इनर मोस्ट जो जलने वाला पार्ट है वो है येलो कलर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? येलो कलर, जो कि सबसे कम हॉट होगा, सबसे कम गर्म होगा। इसके बाद होगा रेड कलर, जो कि मॉडरेट हॉट होगा, मतलब इतना गर्म नहीं होगा जितना बाहरी वाला होता है। फिर जो लास्ट में है वो कौन सा कलर है? वो है ब्लू कलर, जो कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होगा और ये सबसे आउटर साइड होगा और ये सबसे ज़्यादा जलेगा पार्ट। ठीक है। ये इसके अलग अलग कलर हो गए। सबसे पहले येलो होता है इनर मोस्ट, फिर रेड होता है, और जो सबसे बाहरी होता है वो क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एक्ट्स या पॉलिसीज विद द रेस्पेक्टिव ईयर्स इन विच दे वर पुट इनटू द प्लेस। जो निम्नलिखित अधिनियमों नीतियों का उन संबंधित वर्षों के साथ मिलान कीजिए जिनमें उन्हें लागू किया गया है। इनको जो एक्ट्स या पॉलिसीज़ दी गई है इनको इनके किस ईयर में लागू किया गया है उससे मैच करवाना है। तो एक है पिट्स इंडिया एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सहायक गठबंधन प्रणाली का परिचय, अबोलिशन ऑफ सती प्रथा का उन्मूलन। तो इसमें अगर देखें तो मोस्टली सती प्रथा का मतलब शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब छोटे थे तब से ये अबोलिशन ऑफ सती प्रथा, राजा राम मोहन राय। तो इससे अगर देखें तो ये लगभग सबको याद होना चाहिए कब हुआ? 1829 में एक्ट पास हुआ था। किसके वर्क की वजह से वो हुआ? राजा राम मोहन रॉय। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेंटिक जो था वो है गवर्नर जनरल उस टाइम पे। तो इस टाइम में क्या हुआ? ये सती प्रथा, अबोलिशन ऑफ सती हुआ था। तो 1829। तो इनमें से हम देखेंगे जो डी है उसमें फोर्थ किस में है? डी फोर्थ पे है। तो
ये दोनों तो हो गए कैंसिल, 2 में है डी पे 4। इसमें अगर देखें तो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, तो परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे हुआ था, तो ये हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ परमानेंट सेटलमेंट को। और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, क्योंकि इसमें जो जमींदार थे वो क्या थे, ये थे मिडल मैन, मतलब जो ये जो फार्मर्स वगैरह हैं उनसे लेते थे रेवेन्यू वगैरह, टैक्स वगैरह, और जो ब्रिटिशर्स है वो किससे, वो जमींदारों से कलेक्ट करते थे। तो ये कब हुआ, ये हुआ 1793 में। तो ये 1793 सेकंड पे है। तो अगर बी में चेक करें तो इन दोनों में से बी फोर्थ में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, इसके अलावा पिट्स इंडिया देखें, पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट, ये कब हुआ, 1784 में हुआ था। इसके अंदर क्या स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड जो डुअल गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई। इसके अंदर क्या क्या था, एक तो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि क्या मैनेज करते थे, ये मैनेज करते थे कमर्शियल अफेयर्स, कमर्शियल अफेयर मैनेज करते थे। और इसके अलावा जो है दूसरा इन्होंने क्या बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि क्या मैनेज करता, ये करता पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस पे तो इनका मेन कंट्रोल ब्रिटिशर्स का, और जो कमर्शियल अफेयर्स है वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको मैनेज करने के लिए दे दी, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स है उस पर पूरा खुद का कंट्रोल रख लिया। ओके, और क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, अबोलिशन ऑफ सती हो गया। अच्छा, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस का अगर देखें, सब्सिडरी अलायंस तो ये कब किया, ये हुआ 1798 में। ये सबसे पहले लाया कौन था, ये जो लाया वो कौन है, वो है फ्रेंच गवर्नर, फ्रेंच गवर्नर जनरल कौन, ड्यूप्लेक्स, ये सबसे पहले लाया। बट जो यूज़ किसने किया, जो जिसने इसको जो अलायंस बनाए थे वो कौन था बनाने वाला, वेल्सली, लॉर्ड वेल्सली ने अलायंस बनाए। और सबसे पहले इसको किसने अडॉप्ट किया, सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला है हैदराबाद, एडोप्टेड हैदराबाद में सबसे पहले 1798 में। अच्छा, आगे है ही नहीं, एक सेकेंड है ना, अब यहाँ लिखते हैं हैदराबाद, हैदराबाद में कहाँ कब हुआ, 1798। इसके बाद मैसूर और तंजौर, तंजौर में कब किया गया, ये किया गया 1799 में। इसके अलावा अवध में, अवध ने भी अलायंस अडॉप्ट किया था, तो ये इसने 1801 में किया, और 1802 में किया पेशावर ने, पेशावर ने किया 1802 में। इसके अंदर जो मेन है, इसमें ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स है वो क्या करते थे, इनको जो इनका स्टेट है उनको एनिमीज से प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज। और जो नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स, जो इनके इंटरनल मैटर्स है उसमें ये इंटरफेयर नहीं करते थे। बट जो स्टेट है इनको अगर किसी भी दूसरे रूलर से या फिर और अगर जो फ्रेंच वगैरह डच वगैरह अगर उनसे किसी से भी नेगोशिएशन करना है तो सबसे पहले इनकी ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके विदाउट परमिशन उनको वो कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर सकते जो स्टेट है। और जो इन्होंने जो फिक्स की थी उतना अगर ये पेमेंट स्टेट नहीं पे कर पाता था तो क्या हुआ, उस अगर नहीं पे कर पा रहा है तो क्या होगा, स्टेट सीधा किसके हाथों में हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रिटिशर्स के हाथों में। और जो इन्होंने जो अपनी आर्मी जो लगा जो स्टेट में उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो मौजूद कर रखी है, उनके लिए उनको जो स्टेट है, स्टेट को क्या देना पड़ता था, उसको सब्सिडी देना पड़ता था इनकी मेंटेनेंस के लिए, जो सब्सिडी फॉर मेंटेनिंग आर्मी, मेंटेनिंग आर्मी, और ये था सब्सिडरी अलायंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑपरेशन लॉन्च्ड उत्तराखंड पुलिस फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा 2024 इन रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। जो
उत्तराखंड सरकार, जो उत्तराखंड पुलिस है, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया है, उसका नाम बताना है हमें, और वो कहाँ पे चलाया, केदारनाथ धाम यात्रा, ताकि स्मूथली कंडक्ट की जा सके उसके लिए। तो इसका नाम क्या होगा, ऑपरेशन भक्ति, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन श्रद्धा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, लोग वैसे भी जा जा के रील्स बनाते हैं, ज़्यादा दर्शन कम और रील्स ज़्यादा होती है। तो ये पुलिस ने एक क्या किया है, ऑपरेशन चलाया ताकि वहाँ पे सबको इजीली दर्शन हो पाए और जो यात्रा है केदारनाथ वो स्मूथली कंडक्ट की जा सके। इसके अलावा जो ऑपरेशन सद्भावना है, ये किसने चलाया, ये चलाया इंडियन आर्मी ने नॉर्थ स्टेट्स में। ठीक है, इसके अलावा जो करंट में जो आए हुए हैं जो भी ऑपरेशंस, उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय कब चलाया था, टू इवैक्यूएट इंडियंस को कहाँ से निकालने के लिए, इजराइल से। और इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी चलाया, सेम, टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम सूडान से लाने के लिए। और ऑपरेशन करुणा किसके लिए चलाया था, किसकी हेल्प करने के लिए, म्यांमार की हेल्प करने के लिए, जो कि वहाँ पे क्या हुआ था, एक साइक्लोन आया था जिसका नाम क्या है, मोचा। साइक्लोन मोचा से अफेक्टेड थे, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया। इसके अलावा जो ऑपरेशन चलाया दोस्त, ऑपरेशन दोस्त में किसकी हेल्प, टू हेल्प टर्की। और टर्की में क्या हुआ, टर्की में आया भूकंप, अर्थक्वेक। ठीक है, इसके अलावा चलाया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा कब चलाया, टू ब्रिंग, कहाँ से ला रहे थे इंडियंस को ला रहे थे यूक्रेन से, टू ब्रिंग इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन। तो ये ऑपरेशन अजय है, जहाँ पे ये कब चलाया था, टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम इजराइल से इंडियंस को निकालने के लिए। और कावेरी चलाया सूडान से निकालने के लिए। करुणा चलाया है म्यांमार की हेल्प करने के लिए, जहाँ पे साइक्लोन आया है जिसका नाम क्या है, मोचा। और ऑपरेशन दोस्त चलाया टू हेल्प टर्की की हेल्प करने के लिए, जब वहाँ पे क्या आया था, अर्थक्वेक। और ऑपरेशन गंगा चलाया जो लोग रहते हैं इंडियंस यूक्रेन में, उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था। तो इनको भी वापस रिवाइज कर लेना अगर क्वेश्चन पड़ जाए तो। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट्स क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रॉपिक लेवल 4 इज नेवर फाउंड इन द इकोसिस्टम। अच्छा, टॉपिक लेवल 4 पाया ही नहीं जाता है, पारितंत्र में पोषी स्तर 4 कभी नहीं पाया जाता है। सेकंड है टॉपिक लेवल 1 हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, पोषी स्तर 1 में अधिकतम ऊर्जा होती है। टॉपिक लेवल 3 हैज़ नो एनर्जी, पोषी स्तर 3 में कोई ऊर्जा होती ही नहीं है। टॉपिक लेवल 2 में 2 हैज़ लीस्ट एनर्जी, पोषी स्तर 2 में सबसे कम ऊर्जा होती है। तो इसमें से सिर्फ एक सही है, और वो सबको लगभग दिख ही रहा होगा कि इसमें क्या है कि 2 में सबसे कम एनर्जी होती है, 3 में होती ही नहीं है, और फर्स्ट में मैक्सिमम होती है। तो अगर फर्स्ट में मैक्सिमम है, सेकंड में लीस्ट है, तो थर्ड में भी कुछ तो होगी। और फोर्थ इन्होंने बोला पाया ही नहीं जाता है, तो इसमें ओनली सेकंड जो है ऑप्शन वो सही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये है टॉपिक लेवल्स। जो फर्स्ट है वो उसमें कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से, एक टॉपिक लेवल से दूसरी टॉपिक लेवल में। और जो मैक्सिमम होगी वो कहाँ पे होगी, टॉपिक लेवल 1 में मैक्सिमम एनर्जी होगी। और जो इसके अलावा जो एनर्जी है वो किस में लॉस होती है, एनर्जी लॉस एज ए हीट के रूप में एनर्जी लॉस हो जाती है। और जो ट्रांसफ़र होती है वो ओनली कितने % होती है, वो ओनली 10% ट्रांसफ़र होती है। तो ये है पेड़ पौधे वगैरह, इनको कौन खाएंगे, ये जो बटरफ्लाइज, ग्रास होपर वगैरह, ये कैटरपिलर, एंट वगैरह ये खाएंगे। इनको कौन खाएंगे, जो चूहे वगैरह हैं, जो चिड़िया वगैरह, फ्रॉग वगैरह, इनको खाएंगे। इनको खाने वाले हैं सांप वगैरह। सांप को भी कौन खाता है, ईगल वगैरह। तो और जब ईगल वगैरह मरेंगे तो ये किस में वापस, ये क्या, इनका क्या हो जाएगा, डीके। और जो डीके पे डिपेंड करते हैं उनको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। ये क्या होगा, ये डीके होंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, और फिर से वही सारी प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगी। फिर पेड़ पौधों से वापस ये, और ये भी चलता रहता है। ठीक है, ये जो है पिरामिड, ये जो प्लांट्स मतलब जो नॉर्मली अगर यूँ देखें तो ये है। और अगर एक्वेटिक का देखें
तो इनका पिरामिड उल्टा होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ध्यान रखना, एक्वेटिक में पिरामिड उल्टा होता है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड कुतुबुद्दीन ऐबक रूल? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष में शासन किया था? 1206 से 1210, 1266 से 1287, 1320 से 1324 और 1290 से 1296। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया 1206 से 1210। कौन था? ये था कमांडर ऑफ किसका? गोरी का कमांडर था। और इसने क्या फाउंड किया? इसने की स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं और इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है जो दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज़। इसमें स्लेव डायनेस्टी है, तो अगर यहाँ इनके साथ साथ फाउंडर्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड की क्या? स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290 के बीच में रूल किया। फिर आई खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 के बीच में। और इसके जो फाउंडर है वो कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तुगलक नहीं। ठीक है, ये है खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से 1320 के बीच में जो रूल किया है खिलजी डायनेस्टी ने। फिर आई तुगलक डायनेस्टी, इन्होंने 1320 से 1414 के बीच रूल किया। और इसका जो फाउंडर था वो कौन था? गियासुद्दीन तुगलक, ये इसका फाउंडर था डायनेस्टी का। फिर आई सैयद डायनेस्टी, 1414 से 1451 AD तक रूल किया। और इसका जो फाउंडर था वो कौन था? खिजर खान। इसके बाद में लोधी डायनेस्टी, जिन्होंने 1451 से लेकर 1526 के बीच में रूल किया। और इसका जो है वो है बहलूल लोधी फाउंडर। ठीक है, बहलूल लोधी ने लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया था। और अब हम देखें अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का थोड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 के बीच में रूल किया। और इसने एक जो टाइटल लिया था लख बख्श, जिसका क्या अर्थ है? गिवर ऑफ लैक्स, मतलब लाखों देने वाला। ठीक है, और इसने कहाँ रूल किया था? इसने रूल किया था लाहौर में, जो कि इसके टाइम पे इसकी कैपिटल थी। इसके अगर कंस्ट्रक्शंस देखें, इसने जो कंस्ट्रक्शंस करवाए उनमें एक है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि कहाँ बनवाया? ये बनवाया इसने अजमेर में। इसके अलावा इसने जो बनाए कुआत उल इस्लाम, ये कहाँ बनवाया? ये बनाया दिल्ली में, जो कि कुतुब मीनार के साइड में है। और ये किस सेंचुरी में बनवाया? 12th सेंचुरी में बनवाया था। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, 12th सेंचुरी में बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुआल उल इस्लाम। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार का जो बेसमेंट है इसने स्टार्ट करवाया था, पर जैसे उसके टाइम पे सिर्फ बेसमेंट ही बना। और ये किसके ऑनर में बनवाया था इसने? जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार किसके उसमें ऑनर में बनवाया? ये बनवाया था इन ऑनर ऑफ ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी। ये हैं जिसके ऑनर में इसने कुतुब मीनार का मतलब स्टार्ट करवाई थी। और इसके टाइम पे सिर्फ बेसमेंट ही बना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। और इसकी जो डेथ हुई, ये कब मरा 1210 में। कब? क्या खेलते हुए? चौगान, जिसको क्या कहते हैं? पोलो खेलते हुए इसकी डेथ हुई थी। और इस पर हम एक रील भी देखेंगे, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक साहब चौगान खेलते हुए मर गए। ठीक है, घोड़े से गिर गए थे, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लीस्ट फर्स्ट टू लीस्ट सेकंड। मैच द फॉलोइंग, मतलब लीस्ट फर्स्ट को लीस्ट सेकंड से। लीस्ट फर्स्ट में क्या है? जो 5 ईयर्स के नेम दिए गए हैं, कौन सा 5 ईयर है, और लीस्ट सेकंड में उनका टाइम पीरियड दिया गया है।
सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान और 8th 5 ईयर प्लान, इन तीन के हमें देखने हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का अगर देखें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट किया गया? फर्स्ट किया गया 1950 से 1955। तो इसके जस्ट आया सेकंड, तो सेकंड कब आएगा? 1956 से 1961। तो ये हो गया 1956 से 61, मतलब फर्स्ट जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो उसमें सेकंड होना चाहिए, बी में फर्स्ट फर्स्ट थर्ड सेकंड। तो इसका आंसर तो हो गया फोर्थ। और ये किसने तैयार किया? हेरल्ड डोमर मॉडल, इसको क्या कहते हैं? हेरल्ड डोमर मॉडल कहते हैं। और ये किसने तैयार किया था? जो सेकंड है वो किया पीसी महलनोबिस, जिनकी याद में हम क्या मनाते हैं? स्टैटिक्स डे, नेशनल स्टैटिक्स डे मनाते हैं कब? 29 जून को, 29 जून को। और इसके टाइम पे जो सेकंड है 5 ईयर प्लान, इसके टाइम पे अगर पीएम देखें तो कौन थे? इंदिरा गांधी, इंदिरा पीएम थी। और जो मेन टारगेट रखा गया था वो क्या रखा था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसके टाइम जो सेकंड 5 ईयर प्लान है इसमें, इसके टाइम पे क्या हुआ था? एक जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन बना था, इंडस्ट्री कमीशन सेटअप किया गया 1957 में। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो याद रखना है। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन कब सेटअप किया गया? सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम 1957 में, ठीक है। अगर फिफ्थ 5 ईयर प्लान देखें तो फिफ्थ कब शुरू हुआ है? 1974 से 1979। वैसे 8 तक ही चला था और एक ईयर इसको पहले टर्मिनेट कर दिया था। तो ये है फिफ्थ चला है 1974 से 1978। और इसके टाइम पे भी पीएम कौन थी? इंदिरा थी, इंदिरा गांधी। और इसमें जो इंदिरा गांधी ने इसमें ट्विन ऑब्जेक्ट रखे, ट्विन ऑब्जेक्ट, एक तो सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, का भी इसमें ऑब्जेक्ट रखा। तो इसमें ट्विन ऑब्जेक्ट रखे और इसमें स्लोगन दिया गया गरीबी हटाओ, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। गरीबी हटाओ कौन से में है? ये है फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और ये किसने तैयार किया था? ये किया था डीपी धर ने इसको तैयार किया था। और 1978 में बन गए मोरारजी देसाई पीएम। और इन्होंने क्या किया? इसको एक साल, मतलब पूरा होने से एक साल पहले ही इसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट, इसका मतलब ईयर तो 79 तक था, पर इसको 78 में ही टर्मिनेट कर दिया था। टर्मिनेट 1 ईयर बिफोर। ओके, आगे है ना जगह, ठीक है। 8 देख लेते हैं। 8th 5 ईयर प्लान जो कि कब से कब है? 1992 से 1997। तो 1992 से 1997 तक। और इसमें जो मेन टारगेट रखा गया वो किस पे जोर दिया गया था? इसमें प्रमोटेड किया, किसको प्रमोट किया? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज़ का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए प्रमोट किया गया। और इसके टाइम पे फर्स्ट टाइम इंडिकेटिव प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। जो 8th 5 ईयर प्लान है इसके टाइम पे फर्स्ट टाइम जो इंडिकेटिव प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुई। और क्या इंट्रोड्यूस किया गया? इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, ओके। आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन्स टू द गार्ड सेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। रक्षक कोशिकाओं का क्या होता है जब उनमें पानी बहता है? तो गार्ड सेल्स किस में होती है? ये होती है स्टोमेटा में। तो स्टोमेटा में जब गार्ड सेल्स के उनमें अगर पानी फ्लो होता है तो उनमें क्या होता है? स्टोमेटल पोर्स क्लोज, स्टोमेटा छिद्र बंद हो जाते हैं। स्टोमेटल पोर्स ओपन, स्टोमेटा छिद्र खुल जाते हैं। स्टोमेटल पोर्स श्रिंक, स्टोमेटल छिद्र क्या होता है? सिकुड़ जाते हैं। और द गार्ड सेल्स क्लोज, तो गार्ड सेल्स क्लोज हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पोर्स खुल जाते हैं, स्टोमेटा जो छिद्र है वो खुल जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये है स्ट्रक्चर, जो ये गार्ड सेल्स है जो कि किसकी शेप की होती है? बीन शेप्ड की होती है, बीन शेप्ड।
और इनमें जो ये हैं ग्रीन वाले, ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और स्टोमेटा जो है ये क्या है, ये होते हैं स्मॉल पोर्स ऑन किस पे, लिप, जो पत्तियां होती हैं उन पे स्मॉल छोटे छोटे छिद्र टाइप के होते हैं, और उनमें ये क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है। तो इनमें जब पानी भरता है तो ये क्या करती है, पूरा एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है, एक्सपेंड। और ये कब होंगे एक्सपेंड, ड्यूरिंग डे टाइम, जब पोर्स ओपन होंगे स्टोमेटा के। और इसमें क्या होगा, जब वाटर लॉसेज तो जो गार्ड सेल्स है वो क्या होंगी, श्रिंक हो जाएंगी, और जो स्टोमेटा पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे। और ये कब होगा, ड्यूरिंग नाइट, ओके। और अगर स्टोमेटा का हम क्या देखें, फंक्शन देखें, तो ये क्या करता है, गैस एक्सचेंज करता है, ओके, जो रेगुलेट करता है गैस एक्सचेंज को। इसके अलावा ये जो है, जो कंट्रोल करता है, जो वाटर लॉस होता है उसको भी कंट्रोल करता है, कंट्रोल वाटर लॉस, ठीक है। और वाटर लॉस करता कैसे, कि साइज चेंज करके, जैसे छोटी कर ली बड़ी कर ली, वैसे इसकी साइज चेंज होती रहती है, उसकी वजह से जो पेड़ों में जो वाटर लॉस होता है उसको ये कंट्रोल करता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क ऑल्सो नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क इज ए वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन द स्टेट ऑफ। जो नागरहोल नेशनल पार्क है उसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, और ये जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व है ये कौन से स्टेट में है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका। तो ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटक में है नागरहोल नेशनल पार्क, जिसको क्या कहते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। और जो कर्नाटका के इसके अलावा जो है नेशनल पार्क्स वो हम याद कर लेते हैं, ओके। तो ये हम कैसे याद करेंगे, राजीव एक लड़का है, इसकी बहन का नाम है अंशी। राजीव एंड अंशी ने क्या किया, नगर गए, खुद गए, नगर में जाते ही उन्होंने क्या कर दिया, साफ़ सफाई शुरू कर दी। कूड़े पर, इसको एक सेकंड नीचे लिख देती हूँ, कूड़े पर बैन लगा दिया। मतलब वहाँ पे कूड़ा करकट बहुत ही कूड़ा हो रखा था, चारों तरफ गंदगी, तो इन्होंने कूड़े पे बैन लगा दिया और साफ़ सफाई शुरू कर दी। तो राजीव से क्या हो जाएगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और नगर से नागरहोल ये दोनों एक ही है, बट मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि अगर किसी को ये याद ना रहे कि नागरहोल को ही राजीव गांधी रहते हैं, तो एटलीस्ट ये तो रहेगा कि कर्नाटका में कौन कौन से हैं, ओके। अंशी से हो जाएगा अंशी नेशनल पार्क। कूड़े से क्या हो जाएगा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। और बैन से क्या हो जाएगा, बैन से हो जाएगा बैनरघाटा नेशनल पार्क, ओके। ये क्या कौन कौन से हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, अंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और बैनरघाटा नेशनल पार्क। तो क्या राजीव एंड अंशी ने नगर में जाते ही क्या किया, कूड़े पर बैन लगा दिया, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। जो चैत्यागिरी विहार महोत्सव है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो ये किया जाता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ओके। मध्य प्रदेश में करते हैं इसको ऑर्गेनाइज। और ये जो है ये बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है उनका फेस्टिवल है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी का फेस्टिवल है। और जो मध्य प्रदेश के इसके अलावा जो फेस्टिवल है उनको भी हम सारा कवर कर लेते हैं। और वो कैसे करेंगे, वो करेंगे ट्रिकी हेल्प से। तानसेन ने घड़े में क्या किया, घड़े में क्या डाला, 5 रंग डाले, 5 रंग डालकर फिर क्या डाला, खजूर का रस मिलाया। वो कोई बाबा वगैरह टोना टोट का बताते हैं वैसे ही किया होगा इसने भी। तो इसने क्या किया, एक घड़ा लिया और उसमें 5 रंग डाल दिए, 5 रंग डाले, फिर इसने क्या किया, खजूर का रस भी मिलाया, और उसके बाद
जैसे वो बताते हैं ना, वहाँ जाके इसको गड़ा के आ जाना, वहाँ जाके तिरा के आ जाना, तो इसको भी बताया गया कि गंगा में जाके इसको क्या करना है, बहा देना है। तो गंगा के मध्य गिरा कर, ये क्या किया इसने, गिरा कर भाग गया, ताकि कोई देख ना ले कि इसने क्या किया है। ओके, तो तानसेन से क्या हो गया, तानसेन से हो गया तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल। म्यूजिक फेस्टिवल जो कि कहाँ मनाया जाता है, ग्वालियर में मनाया जाता है। कितने दिनों के लिए, 4 डेज के लिए। कब, दिसंबर में। इसने क्या है, गड़े, गड़े से क्या हो जाएगा, गाड़िलिया, गाड़िलिया फेस्टिवल। वापस लिखूं क्या, गाड़िलिया फेस्टिवल, ठीक है। 5 से हो जाएगा पंचमाही उत्सव, पंचमाही उत्सव। फिर है रंग, रंग से हो जाएगा रसनावा, सॉरी ये तो रस से है, तो रंग से क्या है, ये है लोक रंग, लोक रंग। खजूर, खजूर से क्या हो जाएगा, खजुराहो फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल है ये, खजुराहो डांस फेस्टिवल। फिर है खजूर का रस मिला है, तो रस से हो जाएगा रसनावा, रसनावा। फिर क्या किया इसने, गंगा, गंगा के मध्य, तो गंगा से हो जाएगा गणगौर, गणगौर, गणगौर हो गया। गणगौर, गणगौर के बाद में क्या है, मध्य, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देती हूँ, मध्य से मध्य प्रदेश, ताकि याद रहे। गिरा, गिरा से क्या हो गया, खेती, जो भी हमने पढ़ी चेतियागिरी, चेतियागिरी विहार फेस्टिवल, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी का फेस्टिवल है। और फिर क्या है, बाघ गया, तो बाघ से क्या है, भगोरिया हाट फेस्टिवल, और ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है। ट्राइबल फेस्टिवल कौन से रीजन का, मालवा रीजन का, जो मालवा के जो ट्राइबल्स हैं उनका ये एक फेस्टिवल है। ओके, तो इसको हमने क्या देखा, तानसेन ने गड़े में 5 रंग डालकर खजूर का रस मिलाया, वह गंगा के मध्य गिराकर भाग गया। तो तानसेन से हो जाएगा तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, जो कि ग्वालियर में 4 दिन के लिए दिसंबर में मनाया जाता है। गड़े से हो जाएगा गाडलिया, 5 रंग से हो जाएगा पंचमाही उत्सव, रंग से लोक रंग, खजूर से हो जाएगा खजुराहो डांस फेस्टिवल, रस से रसनावा, गंगा से हो जाएगा गणगौर के मध्य, मध्य से मध्य प्रदेश के फेस्टिवल से, गिरा से हो जाएगा चेतियागिरी विहार फेस्टिवल, और वाघ से हो जाएगा भगोरिया हाट फेस्टिवल, जो कि क्या है, ट्राइबल फेस्टिवल है, कहाँ का, मालवा रीजन का। ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ ए कबड्डी मैच इज ऑफ हाउ मेनी मिनट्स एक्सक्लूडिंग ब्रेक टाइम। जो कबड्डी के मैच का जो ड्यूरेशन है वो हमें बताना है कि कितने मिनट का होता है उसका जो मैच है, और उसमें भी एक्सक्लूड किसको हटाना है, मतलब ब्रेक टाइम को इंक्लूड नहीं करना है। तो कबड्डी में 20-20 की 2 पारियाँ होती है। ये किसके लिए है, 20-20 मिनट की 2 पारी मेंस के लिए, और 5 मिनट का ब्रेक होता है। ये है मेंस के लिए। और अगर वुमेन का देखें तो उनके होती है 15-15 मिनट की 2 पारी और 5 मिनट का ब्रेक। तो इसमें क्या पूछा है, ब्रेक को हटा के पूछा है, तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 मिनट्स हो जाएगा इसका सही आंसर। और अगर 30 मिनट्स देखें तो ये हो जाएगा किसका, वुमेन, मतलब 15-15 मिनट की 2 पारी और 5 मिनट का ब्रेक। और ये अगर ब्रेक को इंक्लूड करके देखें तो ये हो जाएगा मेन का 45 मिनट्स। ओके, इसकी कुछ टर्म्स देख लेते हैं कबड्डी से रिलेटेड। इसमें जो रेड देने वाला होता है वो क्या होता है, रेडर, तो रेडर, और जो एंटी रेडर टीम, जो उसके अपोजिट टीम होगी वो जो रेड नहीं दे रही होगी, ठीक है। इसके अलावा लोना, लोबी, जो ग्राउंड की एक टर्म है, बॉल क्लाइन, बोनस लाइन, इसके अलावा डैश, टैकल पॉइंट, टैकल पॉइंट का क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको ध्यान रखना, दोबारा भी पूछ ले बाई चांस। ओके, टैकल पॉइंट। और इसमें
जो कबड्डी है इसमें कितने प्लेयर होते हैं, इसमें 7 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसका ग्राउंड भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो ये लॉबी होती है ये कितनी होती है, 1 मीटर की होती है दोनों साइड, ये 1 मीटर, तो ये कितना हो गया, बीच का हो गया 8 मीटर का। तो जो विड्थ है वो हो गई कितनी, 10 मीटर की मैन के लिए। और यहाँ से जो मिडल लाइन है, मिड लाइन से ये कौन सी होती है, ये होती है बॉक लाइन, बॉक लाइन, जिसके बीच का कितना गैप होता है, 3.75 मीटर। और ये है बोनस लाइन। यहाँ से ऐसे है कि जो रेडर है वो इसको बिना टच किए नहीं जा सकता, अगर टच किया जाए तो इसको जो अपोजिट टीम है एंटी रेडर उसको पॉइंट मिल जाएगा। और बोनस से है, अगर बोनस लाइन को टच कर लिया तो उनको बोनस मिल जाएगा, जो रेडर की टीम है उसको। तो ये बोनस लाइन और बॉक लाइन के बीच में 1 मीटर का होता है, और जो एंड लाइन है उसके और बोनस के बीच के कितना होता है, 1.75 मीटर। तो इसके जो एक साइड का है वो कितना हो गया, 6.5 मीटर हो गया। तो दोनों साइड का कितना हो जाएगा, 13 मीटर। तो ये जो ग्राउंड की जो लेंथ कितनी है, 13 मीटर, और विड्थ कितनी है, 10 मीटर। तो ये किसके लिए, मैन के लिए। और अगर वुमेन के लिए देखें तो ये हो जाएगा 8 मीटर। तो यहाँ एक मीटर की लॉबी, और बीच का जो होगा 6 मीटर का होगा, और ये होगा 11 मीटर का। ठीक है, ये इनका मेजरमेंट है ग्राउंड का। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवलीना बोर्गेन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। जो लवलीना बोर्गेन है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, शूटिंग, गोलीबारी, फेंसिंग पट्टेबाजी, बॉक्सिंग मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक्स। तो ये है बॉक्सिंग से। कहाँ की है ये है आसाम की। और इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक है जो 2020 में हुआ था, और ये याद रखना कि 5 रिंग होती है जो ओलंपिक्स होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ इसमें इनको कौन सा इन्होंने जीता, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इसके अलावा जो एक ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई 2023 में, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप न्यू दिल्ली में, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2023 की। ठीक है, गोल्ड मेडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4 resistors of 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm and 6 ohm are connected in series, what will be the combined resistance of the 4 resistors। तो जो 4 रजिस्टर्स जोड़े गए हैं और वो किस में जोड़े गए हैं, संयुक्त, एक सेकेंड, यदि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सीरीज को जोड़े गए, जो प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, जो 4 प्रतिरोधकों का संयुक्त, अच्छा सीरीज में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो व्हाट विल बी द कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो उनका टोटल जो रेजिस्टेंस है, संयुक्त प्रतिरोध, वो क्या होगा। ओके, पहले हम देखेंगे सीरीज़ में जोड़ते हैं तो क्या होता है, और पैरेलल में जोड़ते हैं तब क्या होता है। अगर सीरीज़ में जोड़ रहे हैं रजिस्टर्स को और उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा टोटल, तो वो क्या होगा, R1 + R2 + R3 + R4, और अगर ज़्यादा है तो डैश डैश जितने भी होंगे। ओके, और अगर पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा जो टोटल रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 1 + R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, और अगर यहाँ पे 4 है और ज़्यादा हुए तो आगे डैश। तो ये होगा इनका रिजल्टेंट, अगर पैरेलल में है तो ये, और अगर सीरीज़ में हैं जुड़े हुए हैं तो ये। ओके, और इसके साथ ओम्स लॉ भी देख लो। ओम्स लॉ में क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V = IR। V में यहाँ क्या है, ये है वोल्टेज, I से है करंट, और R से है रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ये विद्युत धारा, ये वोल्टेज। ओके, अब देखते हैं हम सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, R1 + R2 + R3 + R4। तो 3 4 7 7 5 12 12 + 6 कितने हो गए, 18। ओके, टोटल ऐड करने हैं, 3 + 4 + 5 + 6, तो टोटल कितना होगा, 18 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 ओम। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027। जो फीफा का वुमेन वर्ल्ड कप है 2027 का, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगा, नीदरलैंड, डेनमार्क, ब्राज़ील, फिनलैंड। तो ये करेगा ब्राज़ील। 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा वो कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। और फीफा का अगर हेडक्वार्टर देखें तो वो कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड। और अगर प्रेसिडेंट देखें तो प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो, गियानी इन्फेंटिनो फीफा का प्रेसिडेंट है।
इससे पहले जो फीफा 2023 का जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पे हुआ, किस किस कंट्री ने होस्ट किया? होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि कोई 2 कंट्री होस्ट कर रही थी। ओके, फर्स्ट टाइम लिखूंगी तो आपको यूँ लगेगा। इसमें विनर जो है, विनर कौन रहे? वो है स्पेन की टीम विनर रही। और रनर किसको हराया? इंग्लैंड को। ओके, और अगर 2022 का फीफा जो मेन वर्ल्ड कप है, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में, और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ कतर। और इसमें जो विनर टीम रही वो कौन सी रही? अर्जेंटीना। और रनर रही, किसको हराया? वो हराया फ्रांस को। और इसके बाद जो होगा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, ये कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगा? इसको होस्ट कौन करेगा? कनाडा। कनाडा प्लस यूएसए और मेक्सिको। इसको 3 कंट्री होस्ट करेगी। कौन कौन? कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। ओके, और अगर फर्स्ट देखें, फर्स्ट कब हुआ था? 1930 में हुआ। कहाँ पे हुआ? उरुग्वे। उरुग्वे में उरुग्वे कंट्री ने होस्ट किया और इसमें विनर भी उरुग्वे ही रही। विनर भी उरुग्वे। ओके, ये है फीफा वर्ल्ड कप का। तो फर्स्ट का ध्यान रखना, फर्स्ट काम 1930 में हुआ और किसने होस्ट किया? उरुग्वे ने किया। और विनर टीम कौन सी रही? उरुग्वे की टीम रही। और फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 का होगा उसको होस्ट कौन करेगा? कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। और 2022 का कतर में हुआ जिसमें अर्जेंटीना टीम विनर रही थी और किसको हराया था? फ्रांस को हराया। और जो वुमेन वर्ल्ड कप है 2023 का, उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट किया और स्पेन जीती और इंग्लैंड को हराया। जो 2027 का होगा वो कहाँ पे होगा? ब्राज़ील होस्ट करेगा इसको। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेटोस्फियर? जो स्ट्रेटोस्फियर है उससे रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है? दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ये लेयर किससे फ्री होती है? क्लाउड से फ्री होती है। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इट लाइज अबव द मेजोस्फियर। ये मेजोस्फियर के ऊपर स्थित है। इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस। इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तो इनको एक बार याद रखने का देखो, पहले आई मोस्ट, और ऐसे लिखूं आई मोस्ट। ये क्या है? आई मोस्ट। तो टी से क्या है? ट्रोपोस्फियर, जो सबसे नीचे इधर से स्टार्ट करना है। तो टी से ट्रोपोस्फियर, एस से स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में ही है बट अलग से है कि इसके स्ट्रेटोस्फियर के भी ऊपरी हिस्से में है, तो मैंने वैसे याद रखने के लिए देखा है। ठीक है। एम से है मेजोस्फियर। आई से है आइनोस्फियर, जिसको थर्मोस्फियर भी कहते हैं, थर्मो। ओके, और लास्ट तो एक्सो है ही, मतलब बाहरी जो आउटर मोस्ट है वो एक्सो है। तो इसको एस से याद रखना है, आई मोस्ट। तो आई मोस्ट में अब ये देखो कि मेजोस्फियर पहले आ रही है बाद में आ रही है, तो स्ट्रेटोस्फियर के बाद में आ रही है। तो स्ट्रेटोस्फियर इसमें क्या लिखा हुआ है? अबव द मेजोस्फियर। इट लाइज अबव। तो स्ट्रेटोस्फियर मेजोस्फियर के ऊपर थोड़ी है, बिलो है, नीचे है। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बिलो होना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे स्ट्रेटोस्फियर का, इनके एक बार लेयर का सबका रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो अगर ट्रोपोस्फियर का देखें, सबसे पहले क्या होगा? ट्रोपोस्फियर, जो कि इसकी एवरेज हाइट देखें। एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज हाइट ये वो है 13 किलोमीटर। पोल्स पे है 8 किलोमीटर। इक्वेटर पे है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। ओके, इसमें क्या है? इसमें सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, जो भी आंधी तूफान बारिश सब इसमें होते हैं, इस लेयर में। और ये सबसे लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, लोवेस्ट लेयर। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसमें।
और इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैप्स रेट, जो कि क्या है 165 मीटर अगर चले तो 165 मीटर पे चलने पे ऊपर बढ़ने पे कितना होगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर अगर चले, 1 किलोमीटर चलने पे कितना होगा 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लैप्स रेट। अगर इसका रीज़न देखें तो रीज़न क्या है, एयर डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होगा एयर एक्सपेंड कर जाएगी और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है। और जो गैसेज है यहाँ पे इस लेयर की गैसेज वो क्या करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती है, जो कि इंसुलेशन होता है उसको इतना एब्जॉर्ब नहीं करती। जो भी हीट होती है वो किसकी वजह से होती है, जो अर्थ के जो लैंड होती है उसकी वजह से होती है। बाकी एयर से जो इंसुलेशन होती है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, इस वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। ओके। ट्रोपोस्फियर के बाद में कौन सी लेयर होगी, वो होगी स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर का भी हमने देखा, हाइट कितनी है 50 किलोमीटर इसकी हाइट होगी। और जो ओजोन लेयर है उसकी अगर हाइट देखें तो 30 से 35 किलोमीटर। ओके। और ये क्या होती है, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, इसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं, इसकी वजह से ही यहाँ पे जेट प्लेन्स वगैरह उड़ती है, क्योंकि ये इनकी आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है इनको। ओके। और इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज विथ हाइट, हाइट के साथ साथ इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके। जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, यूवी रेज से, जो हार्मफुल यूवी रेज है उनसे प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल यूवी रेज। इसके बाद और एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे जब ये इसके बाद में ट्रोपोफेज आएगा, यहाँ लिख देती हूँ ऊपर में ट्रोपोपोज। ये क्या करेगा, ये सेपरेट करेगा किसको, ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर को। और इसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आएगा स्ट्रेटोपोज, जो कि कहाँ पे एट 50 किलोमीटर की हाइट पे जब टेम्परेचर वापस डिक्रीज करना लग जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजेज अगेन। यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और ये किस को सेपरेट करेगा, सेपरेट स्ट्रेटोस्फियर एंड मिजोस्फियर को सेपरेट करेगा, स्ट्रेटोपोज एंड मिजोस्फियर को। ओके। अब हम देखें मिजोस्फियर का, तो मिजोस्फियर जो है वो सबसे कूलेस्ट लेयर है, कूलेस्ट लेयर, सबसे ठंडी लेयर है। ठीक है। जिसकी हाइट देखें तो वो होती है 80 किलोमीटर और यहाँ पे टेम्परेचर होता है डिक्रीज विथ हाइट। जो यहाँ पे हम देखते हैं जो मेटेओराइट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इस लेयर में आके एंड हो जाते हैं, मेटेओराइट्स एंड हियर, यहाँ आके नष्ट हो जाते हैं। ओके। इसके बाद में है थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर। आइनोस्फियर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। और आयंस प्रेजेंट होते हैं, इन सब की वजह से ही यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश किया जाता है, यहाँ पे सैटेलाइट सेटअप किए जाते हैं, सैटेलाइट्स सेटअप। और ये हॉटेस्ट लेयर है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ। बिकॉज जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एक्स रेज एंड यूवी रेज को। मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एक्स रेज एंड जो यूवी रेज आती है सन से उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके। और जो लास्ट होगा वो होगा एक्सोस्फियर, जो क्या है आउटर मोस्ट लेयर है। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं स्पेस स्टेशंस वगैरह। और यहाँ पे ये जो कार्बन लाइन दी गई है, कार्बन लाइन, ये क्या है, ये जो
जो सी लेवल होता है, सी लेवल से कितनी ऊपर होती है, ये होती है 60 माइल्स ऊपर होती है। ओके, और ये किसको सेपरेट करती है, ये सेपरेट करती है, ये किसके बीच की बाउंड्री है, जो कार्बन लाइन है, ये है बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके एटमॉस्फेयर एंड एग्जोस्फियर, जो एग्जोस्फियर है एंड जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बीच की बाउंड्री है ये कार्बन लाइन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कार्बन लाइन। तो ये हो गया जो भी लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, उससे रिलेटेड पूरा कंप्लीट रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ए लिटरेट पर्सन इन इंडिया। जो 2011 की सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो लिटरेट पर्सन होना चाहिए, जो साक्षर व्यक्ति की परिभाषा के, उसके अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। द पर्सन शुड बी ए मेल, व्यक्ति पुरुष होना चाहिए। पर्सन शुड बी एबल टू रीड, व्यक्ति को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। द पर्सन शुड बी एबल टू राइट, व्यक्ति को लिखने में सक्षम होना चाहिए। द पर्सन एज शुड बी 7 ईयर्स एंड अबव, जो व्यक्ति है उसकी एज 7 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। तो इसमें पता लग रहा है कौन सा सही हो, मतलब कौन सा गलत है। पर्सन शुड बी मेल, तो यहाँ पे क्या है, फीमेल भी हो सकती है, मेल एंड फीमेल बोथ, या बच्चा कोई भी। ठीक है, तो ये हो गया इसका गलत। जो 2011 की सेंसस है, ये अगर 1872 से देखें तो ये कौन सी है, 15th सेंसस है, 15 नंबर की सेंसस है, और अभी तक की सबसे लार्जेस्ट टिल नाउ। और जो 1872 की सेंसस किसके टाइम हुई, लॉर्ड मेयो के टाइम हुई, और ये अनसिंक्रोनस सेंसस थी। और इसके बाद में जो सिंक्रोनस हुई वो कब हुई, जो कंप्लीट सेंसस वो कब हुई थी, 1881 में। और ये किसके टाइम हुई, ये हुई लॉर्ड रिपन के टाइम, और आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें, जो फ्रीडम के बाद में अगर देखें तो जो फर्स्ट हुई अरे कितनी बार पी कर दिया मैंने। इंडिपेंडेंस के बाद में देखें अगर, तो जो फर्स्ट हुई थी वो कब हुई, वो हुई 1951 में। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो है 2011 की आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये कौन से टाइम कितने नंबर की है, 7th की है, 7th नंबर। ठीक है, ये अगर फर्स्ट हुई तो ये कौन सी हो गई, 7th हो गई। और अभी जो 2011 की सेंसस है, इसके जो रजिस्ट्रार जनरल एंड जो सेंसस कमिश्नर देखें तो वो कौन है, उनका नाम है CM चंद्रमौली, CM चंद्रमौली। तो इनको कैसे याद रखोगे, जब कुछ भी नया करते हैं तो टिक्का मौली वगैरह लगाते हैं, मौली बांध के क्या कर दिया इन्होंने, श्री गणेश कर दिया। तो इनका नाम क्या है, CM चंद्रमौली। और ये कौन सी जो सेंसस होती है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होती है, ये होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में सेंसस होती है। और अगर फादर ऑफ सेंसस देखें, फादर ऑफ सेंसस तो वो कौन है, हेनरी वॉल्टर, और जो हमने लिटरेट है उसका देख लिया कि जो 7 साल और जो पर्सन 7 साल या 7 साल से अबो, मतलब 7 साल से ज़्यादा एज जिसकी, वो क्या करता है, रीड और राइट, पढ़ और लिख सकता है इन एनी लैंग्वेज, वो क्या है, वो होगा लिटरेट। 2011 की सेंसस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। ओके, आगे बढ़े। ये है 20th क्वेश्चन। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वाज समन्ड बाय द CBI इन कनेक्शन विद विच स्कीम। जो दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल, उनको CBI ने दिल्ली के वो इन्होंने समन किया था, इसको कौन से घोटाले के सिलसिले में, इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, लिकर स्कीम, ब्राइब स्कीम, चारा स्कीम। तो ये बहुत टाइम से न्यूज़ आ रही थी तो सबको पता होगा लगभग। तो ये था लिकर स्कीम, शराब घोटाले से रिलेटेड इनको CBI ने जांच की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इतने ही है, ये हैं लेक्चर 18 के जो क्वेश्चंस ऑफ द डे हैं वो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन वॉज ए कोर्ट पोइट ऑफ। जो हरिसेन है वो किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, बिंबिसार।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है द कोरियोलिस फोर्स इज कॉज्ड बाय। जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो किसकी वजह से होता है? विंड, टाइडल वेव्स, ज्वारी लहरें, सनलाइट और अर्थ रोटेशन, जो पृथ्वी का घूर्णन। तो इनमें से आपको बताना है सही आंसर। ये है आज का लेक्चर, इतना ही है। ओके, थैंक यू।